आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एक कहानी जिसका शीर्षक है आरोहण। यह कहानी कक्षा 12 की पुस्तक अंतराल भाग 2 से ली गई है। इस कहानी के लेखक संजीव जी हैं। अभी तक हमने इस कहानी के 5 भाग पढ़ लिए हैं और इस पूरी कहानी में लेखक ने हमें बताया है कि जो समतल स्थानों की तुलना में जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं, तो पर्वतीय प्रदेशों का जीवन अधिक कठिन, अधिक जटिल, दुखद और संघर्षमयी होता है। अभी तक हमने इस पांचों भाग में यही पढ़ा है कि वहाँ के जितने लोग होते हैं उनके लिए वहाँ पर रहना कितना खतरनाक होता है, फिर भी वहाँ पर लोग रहते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा अधिक बलशाली और शक्तिशाली होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस कहानी का 6वां भाग। कहानी खत्म कर अपने सामने के मंजर को देखने लगे भूप। अब जब भूप सिंह का भाई रूप सिंह उनसे मिलने आया और जब उन्हें वो अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं, तो कहानी खत्म करके अपने सामने के मंजर को देखने लगे भूप सिंह। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली, 2-1 कश खींचे, फिर बोले, तू भुइला, भुइला का मतलब है भैया। तो भैया इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ पर, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल दिया था। धीरे धीरे मलबा हटता रहा यहाँ का, थोड़ी बहुत खेती शुरू की, अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। अब भूप सिंह बताते हैं कि किस प्रकार से एक भूस्खलन की प्राकृतिक आपदा की घटना के दौरान उनके माँ बाप, उनके घर, उनसे सब कुछ, पूरी उनका उनका सब कुछ उनसे छिन गया था। तो फिर वो हिमांग पर्वत पर आकर रहने लगे और उन्होंने वहां पर धीरे धीरे खेती शुरू की और वहां से नीचे से वो एक औरत ले आए, मतलब उन्होंने वहां पर शादी भी कर ली। कौन शैला? आप रूप से पूछते हैं कि कौन शैला? रूप चौकन्ना हो उठा। अभी तक तुझे याद है? तो भूप सिंह कहते, हाँ वो शैला ही है, तुम्हें अभी तक शैला याद है। इस बार भूप के चौंकने की बारी थी। एक क्षण को वह तराशा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता सा लगा, फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई। सैला के आने से खेती फैल गई, बर्फ जमी न रहे सो हमने खेतों का ढलवा बनाया, मगर एक मुसीबत की पानी कहाँ से आए। अब हमने देखा है कि पहाड़ों पर एक और मुसीबत होती है, हमें खेती करने के लिए वहां पर पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि जो नदियां होती हैं, जो तालाब, जो कुएं होते हैं, वो तो समतल मैदानों पर होते हैं। अर्थात अगर हमें पहाड़ों पर खेती करनी है तो हम पानी कहाँ से लाएं, ये हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है। उसी प्रकार भूप सिंह ने जब हिमांग पर्वत पर निवास बनाया और जब वहां पर उसने खेती शुरू की, तो उसके सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि वह खेती के लिए पानी को कहाँ से लेकर आएगा। एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए इस हिमांग के शाबुत ऊंचे हिस्से पर। वहां हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सूपे नदी में गिर रहा था। उसे मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी, मगर बीच में ऊंचा था, यानी कि पहाड़ काटना था। हमने कुआर के दिन चुने, जब रातों को बर्फ जमने लगनी थी, दिन को पिघलने लगती थी, मगर थोड़े थोड़े। कुआर एक हिंदी महीना है। तो लेखक बता रहे हैं कि जब भूप सिंह को खेती करने के लिए पानी की जरूरत पड़ी, तो उसने पानी की खोज में वो हिमांग के सबसे ऊंचे हिस्से पर गए। वहां उन्होंने देखा कि वहां पर एक झरना है जो कि शूपिंग नदी में गिर रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि पहाड़ों से कटकर ही झरने निकलते हैं और वही झरने नदियों में जा मिलते हैं। उसी प्रकार फिर जब भूप सिंह को पानी की आवश्यकता हुई तो वह पानी की खोज में निकले, तो उन्हें वहां पर एक झरना मिला जो शूपिंग नदी की और शूपिंग नदी में ही गिर रहा था। अब उस झरने को अपने खेत की तरफ मोड़ लेने से उनके जो खेती के लिए जो पानी की समस्या थी, अब वह हल हो सकती थी। लेकिन उनके बीच एक और प्रश्न था कि अगर उन्हें उस झरने को अपने खेत की तरफ लाना है तो उन्हें बीच में पहाड़ को काटना पड़ना था। अब इसीलिए उन्होंने पहाड़ को काटने के लिए ऐसे महीने को चुना कि जब रातों को बर्फ जमने लगती थी और जो बर्फ थी वह दिन को पिघलने लगती थी। यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो, इतना भी नहीं कि बर्फ जमकर शक्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़कर लाने में सफल ही हो गए आखिर। और भूप सिंह बताते हैं कि किस प्रकार वो झरने को अपने खेत की तरफ मोड़ने में सफल हो गए और फिर वो उसी झरने से पानी लेकर खेती करते थे। तो अब वो रूप से शेखर पूछता है कि जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ से ढक जाता होगा यह सब। अब शेखर कपूर भूप सिंह से पूछते हैं कि जाड़े में, मतलब जाड़े का मतलब होता है सर्दी, तो सर्दी के समय तो ये झरना जम जाता होगा और फिर बर्फ से ये पूरा जो इलाका है वह ढक जाता होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहाड़ों पर बहुत अधिक बर्फबारी होती है और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में ठंड होती है। वहां का
जो पारा होता है, जो तापमान होता है, बहुत ही कम होता है। इसीलिए वहाँ का जो भी पानी होता है वह बहुत जल्दी जम जाता है। शेखर कपूर ने इसके मन में ये सवाल आया कि अगर आपने जो झरना लाया है तो हो सकता है वो ठंडे के समय मतलब जाड़े के समय बर्फ से ढक जाता होगा। तो भूप सिंह कहते हैं कि अभी ये जम गया जी, मतलब अभी जो झरना है वह जम गया, लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा। कि अभी जो झरना है वह ठंड के कारण जो जम गया है, लेकिन जैसे इस झरने को गर्मी मिलेगी तो यह पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफी लकड़ी जमा कर लेते हैं, 24 घंटे आग जलती रहती है, तो बर्फ से आग को भिड़ा देते हैं। तो वो बताते हैं भूप से किस प्रकार वो झरने के पास वहां पर पेड़, उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं और उन पेड़ों को काट कर वह बहुत सारी लकड़ी को इकट्ठा कर लेते हैं और उस लकड़ी की सहायता से वह 24 घंटे आग जलाते हैं और आग की गर्मी पाकर जो झरना होता है वह पिघलने लगता है। अब लेखक ने आगे लिखा है, मगर भाभी गई कहाँ, मेरा मतलब शैला भाभी। तो अब भूपसेन से पूछता है कि शैला भाभी कहाँ गई। अब भूपसेन बताता है कि वो ये तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काम हम दोनों के बूते का ना था, फिर उसको बच्चा भी होने वाला था, तो हम ले आए दूसरी औरत, ये तेरी दूसरी भाभी। तो अब जो भूपसेन है उसे बताते हैं कि तुम्हारी भाभी, बड़ी भाभी शैला के आने से खेती का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और अब वो काम हम दोनों की बस का नहीं था, मतलब हमें उस काम करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता थी। और फिर तेरी भाभी मतलब शैला को बच्चा भी होने वाला था, इसीलिए हम दूसरी औरत ले आए, मतलब फिर भूपसम ने दूसरी शादी कर ली और यही उस मेरी दूसरी पत्नी है, तेरी दूसरी भाभी। शैला से एक बेटा हुआ महीप। अब यहाँ पर हमें पता चला है कि जो लड़का, महीप नाम का जो लड़का रूप सिंह और शेखर कपूर को माही गांव तक अपने घोड़े पर सवार होकर ले आया था, वही भूप सिंह और शैला का बेटा था। तो शैला से एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसको माँ को जाने क्या सूझा कि एक दिन हिया से कूद गई शूपिन नदी में। अब जो भूप सिंह होते हैं वो उन्हें बताते हैं रूप सिंह को कि एक दिन शैला को न जाने क्या हुआ, वह यहाँ से मतलब इतने ऊंचे पहाड़ से वह शूपिन नदी में कूद गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब जब रूप सिंह और शेखर ने यह सुना तो वह स्तब्ध रह गए, मतलब वह चौंक गए। सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी कहीं और अब वो लोग चारों तरफ, वहां पर शांति फैल गई थी, वहां पर सिर्फ झरने के गिरने की आवाज ही आ रही थी। एक गहरी सांस लेकर भूप बोले, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया। मैंने लाख मनाया फिर भी, कल भी उसे आया देखकर ही नीचे उतरा था, उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया, देखकर भी नहीं देखा, लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझे हुई गुनहगार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए। अब भूप सिंह बताते हैं कि जो उनका जो माहिब नाम का जो बेटा है, जिस दिन से उसकी माँ की मौत हुई है वह तब से ही यहाँ से नीचे चला गया था, मतलब नीचे पहाड़ी पर चला गया था और फिर अब वह कभी ऊपर मतलब घर पर नहीं आया। मैंने उसे लाख मनाया और मैं उसे लेने के लिए कल नीचे भी आया था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा वह वहां से चला गया और वो आज भी अपनी माँ की मौत के गुनहगार मुझे ही समझता है। अब वो कहता है भूप ने कि भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा। अब जो भूप सिंह की जो दूसरी पत्नी वहां मौजूद थी, अब वह वहां पर चाय लेकर आ गई। तो भूप सिंह कहते हैं, अरे रहने दे, ये साहब लोग ना काली चाय पसंद नहीं करते। तो भूप सिंह बताते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में दूध की व्यवस्था नहीं होती है और ये जो लोग आए हुए हैं यह ऐसे इलाके से आए जहाँ पर दूध मिलता है और उन्हें दूध की चाय पीने की आदत है, इसलिए उन्हें यह चाय पसंद नहीं आएगी। तो वो कहता है रूप से कि आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चढ़ने चढ़ाने में मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। अब रूप सिंह कहता है कि अगर आप एक बकरी या भेड़ रख लेते तो आपको यहाँ पर दूध की व्यवस्था भी हो जाती। तो भूप से कहते हैं कि मैंने एक भेड़ पाली थी। तो वो कहता है दिख तो नहीं रही, धुंध काफी कुछ छट चुकी थी, मतलब अब वहां पर कुछ कुछ उजाला होने लगा था और जो धुंध थी वह अब छटने लगी थी। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की माही वालों से। तो अब जो रूप से होता है वो उसे अब समझ में आया कि आखिर क्यों, जब भूप सिंह दादा नीचे आए थे, माही गांव आए थे, तो उन्होंने माही गांव के लोगों से बात क्यों नहीं की। रात की बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया में चलते हुए नीची पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वे। उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिससे नीचे उतरता झरना हिमायत होकर चांदी की राह सा चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजिमी था। वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप और शेखर उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार। आखिर दोनों ही पिघले। तो इस
पूरे वाक्य में लेखक ने हमें बताया कि किस प्रकार से जो घाटियां होती हैं वहाँ पर वहाँ की खूबसूरती कितनी अलौकिक होती है। कि वहाँ पर नीचे लिखा है कि उस घाटी से, उस पहाड़ से जो भी झरना निकलता है तो वह चांदी के जैसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यह बताया कि इतनी ऊंचाई में, इतनी ठंड में उस अ, उस झरने का जम जाना लाजमी था। लाजमी का मतलब होता है, लाजमी एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मतलब है स्वाभाविक है। तो इतनी ठंड में उस झरने का जम जाना स्वाभाविक ही था। अब वो कहते हैं कि अब भूप से आगे बताते हैं कि तू गया, तेरे पीछे माँ गई, बाबा गए, फिर शैला गई, सबसे आखिर में महीप भी चला गया हमें छोड़कर। अब जो भूपशय होते हैं वह अपना पूरा दुख, अपना दर्द अपने छोटे भाई को बांटते हुए कहते हैं कि एक तुम, सबसे पहले तुम मुझे छोड़ के चले गए, फिर तुम्हारे जाने के बाद एक घटना में मैंने माँ बाबा को खो दिया, फिर मेरी पत्नी शैला भी नहीं रही, और सबसे आखिर में मैंने अपने बेटे महीप को भी खो दिया। वे रुक रुक कर बोलते हैं। तू कहेगा सिर्फ चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे। चढ़ने का अपना, सबका अपना अपना तरीका है। अब लेखक ने यहाँ पर बताया है कि जो रूप से होता है वह भूप से अपने भाई से कहता है कि तुम कहोगे कि मैं सिर्फ इस पहाड़ पर चढ़ रहा था और बाकी सब तो नीचे उतर रहे थे, लेकिन ये मैं कहूंगा कि अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो चढ़ रहे थे। चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वे यूं ही देखते रहे। हिम का मतलब होता है बर्फ। तो थोड़ी देर वे सारे लोग बर्फ के पिघलने को देखते रहे, फिर फावड़ा उठाकर किनारे के कटाव को ठीक करने चल पड़े। इस समय वे अकेले थे। उनका यह रूप दोनों में दहशत भी भर रहा था और सम्मोहित भी कर रहा था। तो लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से जो का जो पहाड़ों पर जब बर्फ जमती है, तो जब बर्फ पिघलती है तो वहां पर उन्हें किस प्रकार से इस तरह के रास्ते बनाने पड़ते हैं जो उस रास्ते से उनके जो पहाड़ों का जो पानी है वह उनके खेतों तक पहुंच जाए। और ये रूप से अकेले ही ये सारा काम कर रहे थे। अब रूप सिंह ने कहा कि उफ, कितने अकेले लग रहे हैं भूप दादा इस वक्त। अब जब रूप सिंह को अपने भाई की पूरी पूरी बातें पता चली, उन्होंने बातें की आपस में, तो उन्हें उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पता चला, तो उसने महसूस किया कि उसके जो बड़े भाई हैं वह कितने अकेले पड़ गए हैं। शेखर ने कहा, ऊंचाइयां तन्हा भी तो करती हैं। तन्हा का मतलब होता है अकेला। तो भले ही वो आज इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं, लेकिन जो ऊंचाइयां होती हैं वह तन्हा मतलब अकेला भी तो कर देती हैं इंसान को। कटाव की मरम्मत कर आग के पास वापस फिर से लौट आए थे भूप से, और अब जो भूप से थे वह वापस अब आग के पास लौट आए थे। तो शेखर कहते हैं कि भूप से एक बात पूछूं। शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा कि मैं आपसे एक बात पूछूं। तो भूप सिंह कहते हैं, हाँ पूछो। आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले? तो अब जो शेखर कपूर होते हैं, जो उनके व्यक्तित्व को देखकर उनसे पूछते हैं कि आप खुद ही पहाड़ हैं या सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने वाले? तो भूप से कहते हैं कि आपको क्या लगता है? तो शेखर कपूर कहते हैं कि मुझे लगता है आप दोनों ही हैं। अब इस बात पर भूप को सुनकर भूप से हंस पड़े। शायद पहली बार उन्होंने अपने जीवन में हंसे होंगे, और वो बोले, हम कहाँ के पहाड़ हुए भूप भैया, हम तो चढ़ने वाले ही हुए। अब वो कहते हैं कि हम कहाँ के पहाड़ हुए, हम तो सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ने वाले ही हुए। दादा, रूप का गला भर आया। और अब जब रूप ने ये सब सुना तो अब उसका अपने अपने बड़े भाई का दुख देखकर उसका भी गला भर आया। बहुत दुख झेले हैं आपने, बहुत दुखों का पहाड़ लेकर चढ़ते रहे पहाड़ पर। अब बस करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने साथ लेवा जाना चाहता हूँ। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है। पक्का क्वार्टर मतलब पक्का रहने का घर मिला हुआ है। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी। और जो रूप से होता है वह अपने भाई से कहता है कि आप अब सब मेरे साथ चलिए, मुझे सरकार की तरफ से एक घर भी मिला हुआ है और इतना पैसे भी मिल जाते हैं कि मैं आराम से हम सभी का गुजारा कर लूंगा। अब भूप से रूप से की ये बात सुनकर गंभीर हो गए, और उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा। रूप से फिर से पूछते हैं कि एक बार चलकर तो देख लीजिए आपका भैया कैसे वहां पर रहते हैं। तो भूप से अभी भी निर्विकार बने रहे। तो शेखर ने कहा कि भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर मतलब जो चढ़ाई करने वाले, क्लाइंबर माने चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में खत्म नहीं कर देनी चाहिए, कुछ ताकत बचा के रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए। तो अब जब जो शेखर कपूर के पिताजी होते हैं वह सबको पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण देते हैं, तो उनकी एक सीख शेखर को याद आती है। तो वो कहते हैं कि मेरे पिताजी कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों को अपनी पूरी ताकत एक ही चढ़ाई में खत्म नहीं कर देनी चाहिए, बल्कि उनको अपनी कुछ ताकत बचा के भी रखना चाहिए आगे आने वाले जितने भी पहाड़ों पर हैं उनकी चढ़ाइयां चढ़ने के लिए।
तो अब भूप सिंह कहते हैं कि आईएएस साहब वो आपके बाबा का तरीका होगा, शौकिया चढ़ने वालों का तरीका। भूप सिंह ये बात सुनते हैं और कहते हैं कि अब चूंकि जो शेखर कपूर एक आईएएस अफसर थे, तो उनको कहते हैं कि आईएएस साहब जो अब वो ये सारे आपके बाबा का तरीका होगा, जो कि शौक से पहाड़ों पर चढ़ते थे। मेरे बाबा का तो तरीका वही है, गिद्ध और नन्ही चिड़िया वाला। जहाँ जिंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो वहां बैलों की डकार में अधूरा रह गया यह वाक्य। और भूप सिंह उन्हें बताते हैं कि मैं तो मेरे बाबा का तरीका ही अपनाता हूँ, कि जहाँ पर उन्होंने मुझे जो सीख दी थी बचपन में, किस प्रकार से गिद्ध और नन्ही चिड़िया वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें वो नन्ही चिड़िया जिंदगी और मौत की जंग में छिड़ रही हो, वहां भी वह बहुत ही साहस पूर्वक सारी लड़ाइयां लड़ रही थी। तो मुझे अपनी बाबा की कहानी की दी हुई सीख अभी भी याद है। ओह, इन बंदों को तो मैं भूल ही गया आज। अब भूप सिंह कहते ने जब बैल की आवाज सुनी तो वो कहता है, आज मैं तुम लोगों के कारण मैं इन बैलों को तो भूल ही गया। भूप को जैसे उनकी शुद्धि अभाई हो, फिर जोर से बोले, सुन लिया सुन लिया। रूप और शेखर ने एक दूसरे को हैरान होने वाली नजरों से देखा। तो बैल भी है यहाँ, मगर कैसे आए? अब चूंकि जो भूप सिंह थे वह एक बहुत ऊंचे हेमांग पर्वत पर रहते थे, तो जब उन्होंने बैल की आवाज वहां पर सुनी तो रूप सिंह और शेखर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर बैल कैसे आए होंगे। बैलों को बाहर धूप में निकालकर बांधा भूप ने, छोटे नाटे पर पुष्ट बैल। उनकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़कर हाथ में घास लाकर डाल दिया उनके सामने, और जैसे ही भूप सिंह ने बैलों की आवाज सुनी वो तुरंत ही उन्हें चारा पानी देने के लिए आ गए। अब शेखर पूछते हैं कि भूप भैया ये बैल कैसे आए यहाँ पर? तो अब भूप सिंह जी कहते हैं कि कैसे आए ये बात तो आप ही बताएं। सुना है बड़ा माइंड रखते हैं आईएएस वाले। अब भूप सिंह तंज कसते हुए कहते हैं कि सुना है कि जो आईएएस वाले होते हैं वह बहुत माइंड रखते हैं, तो आप ही बताएं। माइंड का मतलब होता है दिमाग, तो जो आईएएस अफसर होते हैं वह बहुत अधिक दिमाग रखते हैं। तो अब तुम ही बताओ कि ये जो बैल है वह इस पहाड़ पर, इस पर्वत पर कैसे आए होंगे? शेखर कुछ इस कदर पराभूत था कि भकुआ गया। अजी कंधे पर ढोके लाए हैं इन्हें, और कैसे? भूप सिंह उन्हें उनके सवाल का जवाब देते हैं कि इन बैलों को मैं कंधे पर ढोकर यहाँ पर लाया हूँ। अब वो लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये बैल तो इतने भारी भरकम होते हैं, आप इनको यहाँ पर कंधे पर ढोकर कैसे लाए हैं? तो कंधे पर इन्हें, तो क्यों, मैं अपनी दो औरतों को कंधे पर लाद के ला सकता हूँ, मतलब मैं अपनी दोनों पत्नियों को कंधे पर लाद के ला सकता हूँ, आप दोनों को ला सकता हूँ, तो क्या इन्हें नहीं ला सकता? अजी देखो इतने बड़े बैल तो चढ़ नहीं सकते, सो नीचे से एक छोटा बछड़ा ले आए, फिर दूसरा, फिर यही अकल पलकल बैल बने। और फिर भूप से उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार जब वो बैल के छोटे छोटे बछड़े थे तब उन्हीं बच्चों को वो यहाँ पर्वत पर ले आए थे, और फिर वो धीरे धीरे यहीं रहकर पले बड़े हैं। लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? अब शेखर कपूर के मन में एक नया सवाल आया कि जो जो बैल अब ऊपर तो आ गए हैं, लेकिन अब ये नीचे कैसे उतरेंगे? लेकिन भूप ने कोई जवाब न दिया, हंसिए से मकई की डंठलों को काटते रहे। अब ये पहाड़ कभी भी धस सकता है, मालूम है? उनका यह छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था, बहुत देर तक मंडराता रहा उसका आतंक। तो भूप सिंह बताते हैं कि जो पहाड़ पर, हेमांग पहाड़ पर हम रह रहे हैं, यह पहाड़ कभी भी धस सकता है। तो लेखक ने हमें बताया कि जो पहाड़ी लोग होते हैं वह पहले से ही तैयार रहते हैं कि उनके जीवन में कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। उन्हें यह पता होता है कि वो जिस पहाड़ पर रह रहे हैं, जहाँ उनका घर है, वह पहाड़ कभी भी धस सकता है। तो वो भूप सिंह की ये बातें सुनकर शेखर कहते हैं कि यह तो सरासर खुदकुशी है, कि मतलब जब आपको पता है कि यह पहाड़ कभी भी धराशायी हो सकता है, तो आप यह बात जानते हुए भी आप यहाँ रह रहे हैं, तो यह तो खुदकुशी ही है। तुम कहते हो खुदकुशी हो, मैं कहता हूँ बचने का मुकाम है। तो वो रूबूब सिंह कहता है कि तुम्हें लगता है कि यह खुदकुशी है, और मेरी नजर में तो यह यहाँ पर बचने का मुकाम है, मतलब यह सबसे सुरक्षित जगह है। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन और गहरा गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं कि आपने औरों से खुद को काट लिया है? रूप की आवाज भर्रा गई। अब रूप जो कि अपने दादा का दर्द समझने लगा था, तो उसने उनका दुख बांटते हुए कहने लगा कि यहाँ इस हेमांग पर्वत पर आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। आप समझते क्यों नहीं ये बात कि आप सबसे कट गए हैं, मतलब आप यहाँ पर अकेले रहने लगे हैं। तो वो कहता है, भूप से ये सुनकर कहता है कि मैंने ना पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी थी, इसी झरने को मोड़कर बचाई थी आग। अभी कल ही नीचे नहीं गया था। तो अब भूप सिंह रूप सिंह की बात को काटते हुए कहता है कि पिछले साल जब यहाँ पर आग लगी थी तो मैंने इन्हीं झरने को मोड़कर इस गांव की आग बुझाई थी, और मैं कल ही तो नीचे गया था गांव वालों से मिलने। तो रूप सिंह कहता है कि मगर आपने किसी गांव वाले से कोई बात तो नहीं की? तो भूप सिंह कहता है कि हाँ, मैंने बात नहीं की, दुख था, लेकिन मेरे देवता मतलब मेरे भगवान जानते हैं कि जो कभी मैंने उनका बुरा नहीं सोचा। जहाँ हूँ सो बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सब पर दया आती है यहाँ से नीचे देखने पर। और भूप सिंह
बताते हैं कि गांव वालों के प्रति उनके मन में किसी तरह की दोष, किसी तरह की घृणा की भावना नहीं, बल्कि वो तो सबको अपना ही मानते हैं। तो भूप सिंह कहता है कि मगर आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? तो भूप सिंह जवाब देता है, कौन कहता है कि मैं यहाँ अकेले हूँ? यहाँ माँ है, बाबा है, शैला है, सोए पड़े हैं सब। यहाँ महीप है, बल्ब है, मेरी घरवाली है, मौत मौत के मुंह से निकाले गए खेत हैं, खेत पर झरना है, इन पहाड़ों में मेरे पुरखे मतलब मेरे पूर्वज और मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है, मैं उनसे बात करता रहता हूँ। और जब रूप से पूछता है कि आप यहाँ पर बहुत अकेले हैं, आप मेरे साथ चलिए, तो भूप सिंह कहते हैं कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर मेरे बचपन की और मेरे अपनों की बहुत सारी यादें हैं, और इन यादों के सहारे मैं यहाँ पर आसानी से रह सकता हूँ और मैं उनकी आत्माओं से भी बातें करता हूँ। अब रूप सिंह कहते हैं कि दादा, ये सब देखकर सुन सुनकर मेरा कलेजा महको आ रहा है, अभी से भी बच्ची खुशी जिंदगी के साथ इंसाफ किया जा सकता है। अब रूप सिंह कहता है, आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत अधिक डर लग रहा है, अभी भी आप अपनी बच्ची खुशी जिंदगी के साथ इंसाफ कर सकते हैं, आप मेरे साथ चलिए, हम लोग वहां पर आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। अब जो भूप सिंह थे उसने अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई, मतलब वो इन सारी बातों से सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, तो उन्होंने अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई तो वे अंदर जल रही थी। उन्होंने कहा कि बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ, बहुत, अब माफ करो भैया, मेरी खुददारी को बख्श दो, अब तो जिंदा रहने तक ना ई बल्द उतर सके ना हम। तो जो भूप से होते हैं वह रूप से इनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत इंसाफ किया, अब मुझे माफ करो भैया, मेरी खुददारी को बख्श दो, अब मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं इन पहाड़ों पर यहीं पर रहूंगा। तो जब रूप से अपने साथ भूप से को ले जाने के लिए कहते हैं तो भूप से उन्हें मना कर देते हैं और वो कहते हैं वो यहीं पहाड़ों पर इसी जिंदगी के साथ वो आगे का जीवन यापन करेंगे। तो इस पूरी कहानी में हमने देखा है कि लेखक ने बताया कि जो पहाड़ी लोग होते हैं वह कितने बलशाली और शक्तिशाली होते हैं, और साथ ही साथ समतल स्थानों की तुलना में जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं तो उनका जीवन बहुत अधिक कठिन, जटिल, दुखद और संघर्षमय होता है, और वो कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन यापन करते हैं, और उन्हें ये बात पता भी होती है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा उनका घर कभी भी तोड़ सकती है, उनकी जान कभी भी जा सकती है, फिर भी वो अपनी मौत को हथेली पर रखकर रोज अपना जीवन यापन करते हैं। और साथ ही साथ लेखक ने हमें बताया कि पहाड़ और जितने भी ऐसे पर्वतीय प्रदेश होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, और वहाँ की जीवन यापन ये बहुत ही कठिन और संघर्षमय होता है, और किस तरह से वहाँ के लोग वहाँ की प्राकृतिक आपदाओं के साथ अपना तालमेल बैठाकर रखते हैं। हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।